नमस्कार। आज हम MHD 6 में समकालीन कविता के विषय में जानेंगे। तो नई कविता के माध्यम से धीरे धीरे जनता की उमंगों पर अवसाद और खिन्नता का अंधेरा गहराने लगा। यानी अब जो नई कविता कौन सी थी, जो प्रयोगवाद के साथ प्रयोगवाद के द्वारा उत्पन्न हुई थी, वो नई कविता। तो अब उसमें क्या आने लगी, जनता में की उमंगों पर अवसाद और खिन्नता का अंधेरा गहराने लगा। इस अवसादपूर्ण स्थिति का सीधा प्रभाव सृजनात्मकता में अभिव्यक्त होता है, और जो उसके अंदर की जो अभिव्यक्ति थी, जहाँ उसको दुख, निराशा, क्षोभ और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी, उसका जो प्रभाव था उसकी लेखनी में भी उतर के आने लगा। आस्थावादी जीवन मूल्यों के स्थान पर अनास्थावादी मूल्य चेतना का पर कोहराम उठ खड़ा हुआ। और जो आस्थावादी अब तक जो जिन चीज़ों पर आस्था बनी हुई थी, जो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हैं और चीज़ों से जुड़ी हैं, उसमें बहुत सारा कोहराम होने लगा। क्योंकि कितनी बातों को माना जाए और कितनी बातों को ना माना जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, लेकिन व्यक्ति इस पर जाता नहीं है। लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि आपको कितनी आध्यात्मिक बातों को मानना, कितनी को छोड़ना है, कहाँ बदलने की ज़रूरत है, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अभी हम वापस से इस पर आते हैं। तो इसलिए उनके कारण तो इस तरह अनास्था के कारण से भी एक अलग तरह की स्थिति हो गई। फलतः नई कविता आंदोलन, मोहभंग, आत्मनिर्वासन, अकेलापन, विसंगति, विद्रूपता आदि के भाव बोध को लेकर रचनाकारों में आई। नई कविता का यह काव्य मुहावरा 1960 के आसपास जिसका अपना आकर्षण खोने लगा। स्वयं नई कविता के सभी जागरूक कवि अपने काव्य मुहावरे की लीकों से उत्पन्न अपर्याप्तता का अनुभव करते हुए नवीन जीवन जगत के यथार्थ को व्यक्त करने की बेचैनी के एहसास में तिलमिलाने लगे। इसी बेचैनी से उत्पन्न नई प्रश्नानुकूलताओं, चिंताओं, तनावों, संघर्षों, चुनौतियों के कारण सृजनात्मकता में आक्रोश, विद्रोह, विक्षोभ, असंतोष के तीखे स्वर भी उभर करके आए। युवा पीढ़ी के मानस में उमड़ते घुमड़ते आक्रोश ने सपाट बयानी का पल्ला पकड़ लिया। अब क्या हुआ, अब तक हम व्यंग्यपूर्ण बातें करते थे, लेकिन व्यंग्यात्मक रचनाएं प्रस्तुत करना ये बहुत अच्छी बात है, चलिए उत्तम श्रेणी मान ली, लेकिन ये सब तक पहुंच नहीं पाता। और हम एक कवि या लेखक होने के नाते उस व्यक्ति का दायित्व है जिसने अपनी हाथ में कलम ले रखी है कि वो लोगों के जन जन तक पहुंच जाए। कारण ये है कि हमारा मकसद सिर्फ अपनी कला को प्रदर्शन करना नहीं है। हमारा मकसद क्या है, देश में चेतना को जगाना। एक लेखक या कवि का कर्तव्य सिर्फ उसको अपने खास लोगों के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाना नहीं होता, बल्कि उन लोगों को जो किसी भी कारण से सो गए हैं, जिन लोगों को जागरूकता नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है। सामाजिक कार्य अलग अलग तरीके से व्यक्ति करता है। तो जैसे सेना है, तो सेना में सैनिक क्या करते हैं, वो सिखाते हैं सुरक्षा कैसे की जाएगी, या सुरक्षा करते हुए दोनों चीज़ें। एक तो व्यक्ति को सिखाते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा इस तरीके से करो, अलर्ट कर देते हैं जब कोई समस्या आती है। तो दूसरे खुद उन व्यक्तियों की सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो लेखक है, वो व्यक्ति को जगा सकता है, उसको खुद उस के लिए तैयार कर सकता है। यानी आने वाले समय की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए उसको जगा सकता है। तो वो पहला कर्तव्य लेखनी में चमत्कार दिखाना नहीं है। पहला कर्तव्य लेखक या कवि का ये है कि वो सब अपनी बातों के द्वारा उस व्यक्ति के मानस पर प्रभाव बना करके और उसके जो मन में जो विकार उत्पन्न हो गए उनको दूर करें। विकारों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके मन के विकार ही दूर नहीं हुए, यदि उसके मन की जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं बना कर रखी हैं, वो यदि दूर नहीं, तो सारा बेकार है। भाई आपने ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान पहुंचा ही नहीं यदि उन व्यक्तियों तक जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपका ज्ञान बेकार है। इसलिए सपाट बयानी को पकड़ लिया। देखते ही देखते इतिहास की नई शक्तियों से प्रेरित और आंदोलित मानसिकता ने सृजन के नए काव्य मुहावरे की तलाश का जोरदार अभियान चला। नतीजा ये हुआ कि इस रचनाशीलता की नई कविता से अलग पहचान बनने लगी। नई चिंताओं, संघर्षों की मनोभूमिका से युक्त इस साठोत्तरी कविता को नया नाम दिया गया समकालीन कविता। समकालीन काव्य सृजन को समकालीन कविता का नाम तो दे दिया, और ये पर्याप्त या अपर्याप्त नाम प्रचलन में भी आ गया। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि समकालीन कविता का अंतिम सीमा कहाँ तक मानी जाए।
इसकी कोई अंतिम सीमा है, या ये इसको सारा जितना भी जो साठोत्तरी के बाद का सारा जो काव्य है वो उसको समकालीन मान लिया जाए? तो ये प्रश्न आया। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न उठने पर का बुनियादी कारण यह था कि इस काव्य सृजन के भीतर हिंदी कविता की कई काव्य पीढ़ियाँ सृजन कर्म में एक साथ सक्रिय दी गई। कई काव्य पीढ़ियाँ कैसे? यानी एक तरफ तो वो जो कि प्रौढ़ हो चुके हैं, एक तरफ वो जो युवा हैं, एक तरफ वो जो वृद्ध हो चुके हैं, यानी कई सारी पीढ़ी एक साथ इस पर उस समय लेखन में जो है समाज में सामने उतर के आ गई। इस काव्य सृजन में अनेक धाराएं, अनेक काव्य शैलियाँ हैं, अनेक तरह के छोटे बड़े काव्य आंदोलन हैं, उनकी अलग अलग तरह की काव्य ध्वनि और काव्य प्रवृत्तियाँ। इन सभी को कब तक समकालीन कविता जैसे नाम के अति व्यापक में समेटा जाएगा? कब तक इसको हम समकालीन कविता कह सकते हैं? इस अति व्यापक यानी ये बहुत व्यापक क्षेत्र समकालीन कविता होना, यानी समकालीन कविता का मतलब ये हर युग में समकालीन रचना जो है वो बिल्कुल अलग होगी। जो 2060 में थी स्थितियाँ वो 2070 में नहीं थी, जो 70 के दशक में थी वो 80 में नहीं थी, जो 80 के दशक में स्थितियाँ थी वो 90 में नहीं थी, जो 90 के दशक में थी वो 2000 में नहीं थी, जो 2000 में थी 2011 में नहीं थी, 2011 में जो स्थितियाँ थी आज 2023 में वो स्थितियाँ नहीं हैं। तो यानी स्थितियाँ भिन्न हो गई। तो इसका मतलब समकालीन रचना का जो क्या कहेंगे, जो हमारे पास जो एक क्षेत्र है वो भी बदलता चला गया। वो भी क्षेत्र में उसमें नई चीज़ें आ गई, नई अभिव्यक्ति आ गई, नई तरीके आ गए, नए पैटर्न आ गए। तो वो सारी चीज़ें आज जो है हम जो देख रहे हैं, आज के युवा में निराशा नहीं है, उत्साह है। इस कोरोना के बाद जो हम युवा पीढ़ी को देखते हैं उसमें उत्साह है। जहाँ हम एक प्रौढ़ पीढ़ी को देख रहे हैं, या हम कहें कि जो पीढ़ी 60 के दशक में चल रही है उस पीढ़ी को देख रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक आने वाले समाज के प्रति कहीं ना कहीं एक भय का भी स्थिति नज़र आती है। यानी स्त्री या पुरुष, उनको लग रहा है कि ये सारी जो चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या हम उस सब के साथ में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भाई देखिए सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हो गई, और हमारी जो जो पिछली एजुकेशन है वो इस तरह की है नहीं। तो आखिर हम आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? क्या हम उन चीज़ों पर हम उन चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे जिन चीज़ों में हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो ये एक प्रश्न खड़ा होगा नई पीढ़ी के साथ। तो समकालीन कविता को नई कविता के बाद ही विद्रोही कविता भी कहा गया। काल चेतना के प्रति सजग आलोचक समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहना अधिक संगत मानते हैं। ऐसे आलोचक हैं जो संवेदना और शिल्प की दृष्टि से समकालीन कविता को संपूर्ण परिवेश में यथार्थ की कविता कहना उचित समझते हैं। इस काव्य सृजन के प्रभाव परिवर्तन को दशकों में बांटकर स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि साठोत्तरी कविता, सत्तोत्तरी कविता, 80 के बाद की कविता, ये बात भी मान ली गई। सृजन युग की परंपरा और आधुनिकता, निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। जीवन जगत का यथार्थ भी स्थिर नहीं, गतिशील होता है। मतलब जो आज यथार्थ है वो कल भी यथार्थ उसी तरीके से रहेगा, ये जरूरी नहीं है ना। तो और सृजन चेतनावासी या जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचियों पर प्रहार करती हुई विकसित होती रहती है। फिर सृजन व्यापार तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रक्रिया का एक संश्लिष्ट व्यापार है जिसमें प्राचीन और नवीन निरंतर टकराते हुए चलते हैं। सृजन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह परिचित को नया और अपरिचित को परिचित बनाते हुए सृजन सौंदर्य उत्पन्न करता है। समकालीन कविता का दावा है कि वह ना तो भावावेग है, ना कल्पना का अतार्किक विस्तार। सबसे बड़ी बात है कि जो मूल बात है वो ये है कि वो केवल भाववेग नहीं है। जो हम केवल भाववेग में कि नहीं, जो रूढ़िवादिता है या किसी भी कारण से कोई चीज़ किसी ने बताई, हम उसके अंधानुकरण पर नहीं चल रहे हैं। अब क्या है, हम यथार्थ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि सत्य कितना है, सामने वाला जो हमें बात कह रहा है उसमें कितनी बातें हैं जो मानने योग्य है, कितनी बातें मानने योग्य नहीं है, उस पर अब हम ध्यान देते हैं। पहले ध्यान नहीं देते थे।
वह तो जीवन जगत के व्यापार अनुभवों के सच्चे और ठोस आधारों को अपनाती है, इसलिए वह यथार्थ के भीतरी बाहरी जिए भोगे गहरे आत्मसंघर्षों तनावों दबावों से विवश होकर रची जाती है। तो धन्यवाद। आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम समकालीन कविता पर आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।